हेलो स्टूडेंट्स, ई ज्ञान नीरज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से क्लास 10 का इतिहास का तीसरा चैप्टर भूमंडलीकृत विश्व का वर्णन का दूसरा वीडियो यानी कि सेकंड वीडियो हम लेकर आ रहे हैं, सेकंड पार्ट लेकर आ रहे हैं। पहले पार्ट में हम एक दुनिया का जो भूभाग है, जो क्षेत्र है, एक देश से दूसरे देशों का कैसे संपर्क बना, व्यापार, युद्ध या किसी और दूसरे कारणों से, या फिर लोगों का पलायन एक देश से दूसरे देशों तक जाना, ये सब कारण बना एक देश का दूसरे देशों के बीच संबंध बनने का, और उनके बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ, भाषा का आदान प्रदान हुआ, भोजन, पहनावा सब एक दूसरे देशों तक पहुंच गया। तो हमने पहले इन सभी बातों पर चर्चा किया। अब हम लोग बात करते हैं कि जब ये पूरी दुनिया के देश एक दूसरे के साथ मिलने लगे तो अर्थव्यवस्था का विकास निश्चित रूप से बड़ा होता गया और कुछ देश बहुत तेजी से आगे बढ़े, जिसमें कि ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, ऐसे कुछ यूरोप के जो प्रमुख देश थे, बहुत तेजी से उनका विकास हुआ। और इस विकास का बड़ा कारण ये था कि वो एक साम्राज्यवादी देश बना और दूसरे देशों पर अपना उपनिवेश स्थापित किया। अपना उपनिवेश स्थापित करने के फलस्वरूप उसने उस देश के कच्चे माल का दोहन किया, वहाँ के खनिज संपदा का दोहन किया और अपने देश में नए नए तकनीकों का औद्योगिक विकास के कारण उत्पादन में वृद्धि किया और नतीजा वो जो देश है विकसित देश के रूप में अपने आप को स्थापित किए। और इसी का नतीजा भी बाद के समय में देखने को मिला दो बड़े बड़े महायुद्ध का। हम अभी बात करते हैं कि इस तरह विश्व जब आपस में एक दूसरे के संपर्क में आया और भारत एक उपनिवेश बन गया, वो उपनिवेश ब्रिटेन का, तो भारतीय व्यापार पर क्या असर पड़ा? भारत पहले अपने व्यापार से लेकर कृषि उत्पाद, कुटीर उद्योग या घरेलू कार्य जिसके जो व्यापार के लिए बहुत जरूरी होते थे, इन सभी में भारत सिद्धहस्त था। यानी कि हम कह सकते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी। लेकिन भारत जैसे ही उपनिवेश बना, भारतीय बाजार में भी परिवर्तन आना शुरू हुआ। जो पहले ब्रिटेन में मुख्य रूप से भारत के सूती वस्त्रों की बहुत अधिक मांग थी शुरुआती समय में, लेकिन ब्रिटेन के औद्योगिक विकास की वजह से भारतीय सूती वस्त्रों का मांग कम होने लगा और उसकी जगह पे भारतीय कच्चे माल यानी कि कृषि उत्पाद का मांग यूरोप में बढ़ गया। यानी कि बने हुए जो माल हैं वो भारत में कम होने लगे। इसका मतलब है कि भारत निर्यात कम करने लगा और कच्चे माल का निर्यात भारत ज्यादा करने लग गया। ये स्थिति बदलाव आया भूमंडलीकरण के बाद। जब भारत एक उपनिवेश बना उसके बाद व्यापार में ये परिवर्तन आया। अब हम बात करते हैं, ये एक एग्जाम्पल था सूती वस्त्र उद्योग का। उसी तरह से भारत के दूसरे उद्योगों में कुटीर उद्योग जो बहुत अच्छी स्थिति में भारत में था, लघु उद्योग वगैरह का, वो सभी में भी गिरावट आया, क्योंकि अब बड़े बड़े कारखानों के बड़े बने हुए वस्तुएं अब बाजार में उपलब्ध होने लगी। नतीजा हुआ कि भारतीय कुटीर उद्योग या लघु उद्योग के बने हुए बाजार में उसकी मांग कम हो गई, ऐसी वस्तु लोग कम खरीदने लगे। तो भारतीय बाजार और अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ा। अब हम बात करते हैं कि ये पूरे दुनिया में जब अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आया और बड़े बड़े विकसित देश हो गए, तो उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा महायुद्ध, एक प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 में शुरू हुआ और 1918 तक चला। निश्चित रूप से दो बड़े ध्रुव जो बन गए, जो बड़े देश का जो समूह बन गया, वो प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना। और वो विश्व युद्ध का कारण क्यों बना? क्योंकि अर्थव्यवस्था का बहुत तेजी से जो विकास हो रहा था, उस में ज्यादा से ज्यादा अपने भाग को लेना चाहते थे और ज्यादा से ज्यादा उपनिवेश बनाना चाहते थे। प्रथम विश्व युद्ध एक बहुत बड़ा विभीषिका के समान था उस समय, और
इसका असर, हालांकि ये युद्ध मुख्य रूप से यूरोप के प्रमुख देशों के बीच हुआ था, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये सभी जो देश थे, इसका असर उन्हीं सभी जगहों पे पड़ा, यानी यूरोप में पड़ा। लेकिन इसका असर पूरी दुनिया में थोड़ा या ज़्यादा पूरे दुनिया पे पड़ा, और इसका नतीजा ये हुआ कि पूरी दुनिया में रोजगार, व्यापार, अर्थव्यवस्था, कृषि के क्षेत्र, इन सभी में कुछ न कुछ परिवर्तन आया, ह्रास हुआ। हालांकि युद्ध के समय जो युद्ध के वस्तु, युद्ध में जो जरूरत होती है भोजन या सभी चीज़ों की, मांग बढ़ने की वजह से लोगों को बहुत रोजगार मिला, और कई तरह के युद्ध से संबंधित, यानी कि नए नए वस्तु जो युद्ध के लिए जरूरी होते हैं, या फिर वैसे कुछ और देश जहां पर युद्ध के कारण वहां के अपने जो उद्योग धंधा था नष्ट हो गया, तो दूसरे देशों के से वो आयात या निर्यात करने लगे। तो ये स्थिति रहा, तो उस समय व्यापार में परिवर्तन आया, और कुछ क्षेत्रों में बहुत अच्छा विकास हुआ, उद्योगों का बहुत अच्छा विकास हुआ। लेकिन युद्ध समाप्ति के बाद धीरे धीरे परिवर्तन आया व्यवस्था में, और 1929 तक आते आते विश्व जो बड़ा तेजी से युद्ध के बाद उद्योग धंधों का जो विकास के वजह से अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन आया, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा, और दुनिया में महामंदी की स्थिति आ गई। अब हमको इसको महामंदी की स्थिति को समझने के लिए क्या कारण था, या फिर ये महामंदी है क्या? महामंदी का यहाँ पे सीधा तात्पर्य है कि अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से गिरावट होना, अर्थव्यवस्था का विकास रुक जाना या बहुत कम हो जाना, नतीजतन रोजगार में कमी होना, उद्योगों में ह्रास होना, व्यापार में नुकसान होना, कृषि के क्षेत्र में नुकसान होना, ये सभी महामंदी के समय देखने को मिला, और पूरी दुनिया इससे प्रभावित हुआ। महामंदी का एक बड़ा कारण, हम यदि दो बड़े कारण को हम माने, तो एक बड़ा कारण था कि जब दुनिया में कृषि उत्पाद का मांग कम होने लगा, औद्योगिक वस्तुओं का मांग कम होने लगा, या फिर यूँ कहें कि उसका कीमत कम होने लगा, तो किसान या उस तरह के वस्तुओं को उत्पादन करने वाले जो व्यक्ति थे, वस्तु को ज़्यादा बना करके वो चाहते थे कि हम जो वस्तु का कीमत कम हुआ उसकी भरपाई, हम ज़्यादा वस्तु का उत्पादन करके हम भरपाई कर लें। लेकिन हुआ जस्ट उल्टा, बाजार में वस्तु बहुत अधिक आ गया, और नतीजतन और कीमत उसका कम हो गया, और इसके वजह से जो उत्पादन करने वाले कृषक थे, किसान, और उत्पादन करने वाले उद्योग धंधा वाले जो व्यक्ति थे, जो व्यापारी थे, उनको और अधिक नुकसान उठाना पड़ा, और इसका नतीजा ये हुआ कि अर्थव्यवस्था और खराब स्थिति में चली गई। ये महामंदी का एक बड़ा कारण किसानों और उत्पादकों का उत्पादन को बढ़ाना था। दूसरा कारण था प्रथम विश्व युद्ध या उसके बाद जो औद्योगिक विकास हुआ था, उस समय ज़्यादातर देश या लोग अमेरिका जैसे देशों से कर्ज ले रहे थे, और उस कर्ज की भरपाई बहुत से देश जो नहीं कर पाए, या बहुत से जो व्यक्ति थे नहीं कर पाए। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका वैसे उद्योगों पर अंकुश लगाने लगा, कर्ज देना बंद कर दिया। अमेरिका के जो वहाँ के जो व्यापारी या बैंक था, कर्ज देना बंद कर दिया, और धीरे धीरे इस पर पूरी दुनिया के देशों पर इसका असर पड़ा, और उनके उद्योग व्यापार चौपट होने लग गए। तो हम कह सकते हैं कि ये दो बड़े कारण थे, और जिसकी वजह से महामंदी आया। निश्चित रूप से ये महामंदी का असर भारत पर भी पड़ा। 1928 से 1934 ये जो समय है, 1928 से 1934, इस दौरान भारत पर बहुत अधिक इसका प्रभाव पड़ा, और भारत से निर्यात होने वाले वस्तुओं की जो संख्या है या फिर मात्रा, वो आधी हो गई। कीमतों में गिरावट हुआ। पटसन जो कि भारत से निर्यात होता था, और
बहुत ही अच्छी उसकी मांग थी, उसका कीमत में 60% तक का गिरावट आया। वैसे ही कृषि के अन्य उत्पादों में भी 50% तक के गिरावट आ गए। तो इससे किसान और काश्तकार ये बहुत अधिक प्रभावित हुए और उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई। निश्चित रूप से किसान और काश्तकार या उत्पादन के ऐसे वर्ग जो थे, उत्पादक वर्ग, उनके यहाँ रोजगार की कमी हुई और नतीजा भारत के कृषक क्षेत्र में और लघु उद्योगों में बहुत तेजी से गिरावट आया। साथ ही साथ उस समय उत्पादों का कृषि क्षेत्र के वस्तुओं का मांग कम हुआ, औद्योगिक विकास जो उद्योग जिस पर टिका हुआ था उस पर भी इसका असर पड़ा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भारत पर भी इसका प्रभाव पड़ा, लेकिन अमेरिका या यूरोप के जो प्रमुख देश थे उन पर जितना महामंदी का असर पड़ा उतना अधिक असर भारत पर नहीं पड़ा। खास करके शहरी क्षेत्रों में भारत पर असर कम पड़ा। इसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी था कि शहरी क्षेत्र में उस समय बड़े किसान या जमींदार जो रहते थे वो पूर्व निर्धारित शुल्क वगैरह को वसूली करके अपना काम चला ले रहे थे। साथ ही साथ सीमा शुल्क वगैरह को बढ़ा दिया गया और इस सीमा शुल्क को बढ़ा देने की वजह से उद्योग में जो पूंजी निवेश हुआ वो उद्योगों के विकास के लिए लाभदायक साबित हुआ। तो कह सकते हैं कि शहरी क्षेत्र में इसका असर थोड़ा कम पड़ा, लेकिन भारत इससे अछूता नहीं रहा। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ जब हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध में उस समय का सबसे भीषण युद्ध माना जाता है। वर्तमान समय तक ऐसे युद्ध की कोई कल्पना करना नहीं चाहता है। लगभग 6 करोड़ लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं मर गए, इस युद्ध के कारण मरे। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और निश्चित रूप से जब कोई देश युद्ध के विभीषिका से जूझता है, अब उस समय भी युद्ध 2 ध्रुवों में हो रहा था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध आते आते अमेरिका का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया और अमेरिका अब एक प्रमुख शक्तिशाली देश बन चुका था। तो पहला जो ध्रुव था, पहला जो ग्रुप था उसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ये सब जो देश थे, वहीं दूसरा जो ध्रुव था, दूसरा ग्रुप वो था ये जर्मनी, इटली और जापान का। इन दो जो ग्रुप हैं इसके बीच युद्ध हुआ और उसका असर पूरी दुनिया पे कहीं ना कहीं झेलना पड़ा। उसके पीछे एक बड़ा कारण ये था कि हम उपनिवेश की वजह से, जैसे ब्रिटेन का उपनिवेश भारत था तो ब्रिटेन यदि युद्ध में है तो भारत पर उसका असर पड़ना था, उसी तरह से और अलग अलग देशों के उपनिवेश पर इसका असर पड़ा। साथ ही साथ चूंकि आयात निर्यात के माध्यम से हम एक दूसरे देशों से जुड़ गए थे तो निश्चित रूप से युद्ध की वजह से उसका असर दुनिया के दूसरे देशों पर पड़ा। लेकिन युद्ध के बाद, इतने बड़े युद्ध के बाद दुनिया के प्रमुख देश सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या ऐसे ही युद्ध होता रहेगा। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ था कि दुनिया में शांति कायम रखा जाए। हालांकि राष्ट्र संघ बहुत अधिक सफल नहीं हो पाया। उसी राष्ट्र संघ को बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे हम लोग यूनाइटेड नेशंस कहते हैं, वो बनाया गया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और ये वर्तमान में आज भी विश्व का सबसे प्रमुख संस्था है, संगठन है, जो पूरी दुनिया में शांति के लिए कार्य करती है। साथ ही साथ इसके बहुत से अलग अलग शाखा है जो अलग अलग क्षेत्र में मानव के विकास कल्याण के लिए कार्य करती है। जैसे लेबर ऑर्गेनाइजेशन मजदूरों के हित में कार्य करने के लिए एक संस्था है जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का ही अंग है। उसी तरह से जो परमाणु के क्षेत्र में कार्य हो रहे हैं और उससे जो नुकसान हो सकता है उससे बचने के लिए संस्था है। तो ऐसे बहुत से संस्था बनाए गए, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये अलग अलग संस्था लगातार बाद के समय में बनते गए जो किसी न किसी रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़े हुए हैं। और उसका असर ये हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया में कोई बहुत बड़ा भीषण युद्ध नहीं हुआ, और यदि कहीं पे युद्ध हुआ भी तो संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना या फिर शांति प्रस्ताव या संयुक्त राष्ट्र संघ का दबाव युद्ध को बड़ा बनने नहीं दिया। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ का लगातार कार्य रहा।
इसके लिए 1944 में इन सभी चीज़ों पर, अर्थव्यवस्था पे खास करके, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत खराब हो गई। विकसित देश 10 देश थे जो विकसित देश थे, बाकी देश विकासशील या फिर बहुत ही गरीब देश थे। युद्ध की वजह से उनकी स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई थी। उन सबको, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त हो जाए, ठीक किया जाए, उसके लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन अमेरिका में बुलाया गया, ब्रेटन वुड्स नामक एक स्थान पर 1944 में। और इस का असर ये हुआ कि उस सम्मेलन के बाद विश्व बैंक और IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किया गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना किया गया जुलाई 1944 में विश्व बैंक, और 1944 में IMF का भी, लेकिन इस 1945 में ये दिसंबर से काम करने लगा। तो ये दोनों संस्थान का स्थापना हुआ जो अर्थव्यवस्था को सुधार के लिए कार्य कर रही थी, रोजगार का सृजन करना और पूंजी की व्यवस्था करना, जिससे विकसित देश दूसरे अर्धविकसित या गरीब जो देश है उनको मदद कर सके, और वहाँ पे लोगों के रोजगार या उद्योगों के विकास, व्यापार में वो किस प्रकार मदद कर सकता है, इसके लिए ये संस्था का निर्माण किया गया। बाद के समय में ये G77 एक संगठन बना जो विकासशील देशों का संगठन था। उसके पीछे इसका ये कारण था कि ये एक अर्थव्यवस्था में ऐसे परिवर्तन चाहते थे जिससे कि इस अर्थव्यवस्था का लाभ सिर्फ विकसित देशों का ना हो करके उस विकासशील देशों को भी मिले, जहां से कच्चे माल या वस्तुओं का आयात निर्यात लगातार हो रहा था, व्यापार लगातार हो रहा था, लेकिन इसका फायदा विकासशील या छोटे गरीब देशों को नहीं हो पा रहा था। तो G77 जो संस्था है वो एक संस्था बनाया, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, इसके तहत ये कार्य किया। तो इस प्रकार विश्व में बहुत से परिवर्तन हुए। तो भूमंडलीकरण, कहाँ बहुत लंबे समय तक जो दुनिया के देश एक दूसरे से टच में नहीं थे, भूमंडलीकरण ने एक दूसरे देशों को आपस में टच में लाया, यानी कि एक दूसरे के संपर्क में ला दिया। नतीजा इसका ये हुआ कि अर्थव्यवस्था का एक होड़ लगा, विकास करने का एक होड़ लगा, और ये होड़ जो है ये भागम भाग दुनिया के बहुत से देशों को प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में नुकसान भी पहुंचाया, और फिर से देश में, दुनिया में शांति स्थापित हो इसके लिए संगठन बना, व्यापार के लिए बड़े संस्थान का निर्माण किया गया, और इसके बाद फिर से वैश्वीकरण की स्थिति उत्पन्न हुई, यानी कि व्यापार के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, और वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दुनिया के देशों के लिए एक व्यापार का नियम स्थापित किया, जिससे कि किसी भी देश को कोई समस्या उत्पन्न न हो, उसके हितों को नुकसान न पहुंचे, और इस प्रकार आज एक देश दूसरे देशों के साथ अच्छा संबंध बना करके अच्छे तरीके से व्यापार करना संभव हो पा रहा है। और इसके लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कार्य कर रही है। विश्व बैंक, IMF लगातार अर्थव्यवस्था, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, ये खास करके पिछड़े देशों की अर्थव्यवस्था को आधार प्रदान कर रही है, यानी कि उसको अच्छे पोजीशन पे लाने के लिए मदद कर रही है। तो आज हम कह सकते हैं कि सही तरीके से वैश्वीकरण हो पा रहा है। भूमंडलीकरण यानी कि एक जमीन का दूसरे जमीन के साथ मिल जाना, एक देश का दूसरे देश से मिलना, संपर्क बनाना, लेकिन उसके बाद पूरी दुनिया का एक हो जाना व्यापार के माध्यम से, अर्थव्यवस्था के माध्यम से, ये धीरे धीरे ये प्रारंभ हुआ। तो हम इस प्रकार पूरी दुनिया में बदलाव आया, और आज तो हम बहुत से बदलावों को देखते हैं। आज हम इंटरनेट पर बैठे घर में इंटरनेट के माध्यम से दुनिया के किसी भी देश से व्यापार हम कर सकते हैं। ये संभव हो पाया व्यापार के नियमों में बदलाव की वजह से। और निश्चित रूप से यूनाइटेड नेशंस की जो संस्था है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और उसके अलावा और भी दूसरे जो संस्थान हैं, इस पे लगातार नियम बनाती है, इस पे कार्य करती है, और पूरी दुनिया
उसको फॉलो करता है। जो जो इसके सदस्य देश हैं उसको इसके नियम मानना अनिवार्य है। तो आज हम घर बैठे कहीं पर भी व्यापार कर सकते हैं। अब हमारे लिए दुनिया धीरे धीरे सिमटता जा रहा है। अब हम दुनिया अमेरिका के यदि किसी प्रोडक्ट को चाहें तो हम आसानी से ऑर्डर कर सकते हैं और वहाँ से मंगवा सकते हैं। तो ये सभी चीज़ों में परिवर्तन आना शुरू हो गया। तो ये हमारा जो चैप्टर है, इस चैप्टर को आप लोग अच्छे तरह से समझें और भूमंडलीकृत विश्व का बनना, वैश्वीकरण, ये बातों को समझ करके, और इसमें शुरुआत से लेकर अभी तक क्या क्या परिवर्तन आया, निश्चित रूप से बहुत से परिवर्तन है अर्थव्यवस्था में। खास करके ये चैप्टर को हम ये कह सकते हैं कि ये एक देश से दूसरे देशों में संपर्क की वजह से क्या क्या चीज़ों में परिवर्तन आया, ये उससे संबंधित ये चैप्टर है। तो निश्चित रूप से ये परिवर्तन आया, हमारा भोजन बदला। आज हम यूरोपीय देशों के कॉन्टिनेंटल भोजन कर रहे हैं, तो वहीं चाइना का हम लोग अलग अलग प्रकार के व्यंजन भोजन वगैरह हम लोग आज खा पा रहे हैं। उसी तरह से अमेरिका में उगाया जाने वाला, दक्षिण अमेरिका और लैटिन अमेरिका में उगाए जाने वाले आलू को हम लोग खा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण आज वर्तमान में देश को एकदम सामने ला दिया है। और एक हम मोबाइल या कंप्यूटर के बटन के क्लिक पर हम उस देश के सभी चीज़ों को देख सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं और अच्छे तरह से जुड़ सकते हैं। तो चलिए, इस के साथ हमारे ये चैप्टर हम यहाँ समाप्त होता है। आप लोग इस चैप्टर को अच्छे तरह से पढ़ें, अध्ययन करें और इसको आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शेयर करने के बाद निश्चित रूप से आपको जो अच्छा कंटेंट लगे उस पर कमेंट भी करें और लाइक करें। धन्यवाद।